तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गुफ्तगू विद ऋषभ से आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आज हम फिर एक ऐसी संस्था के पास, एक ऐसी संस्था के तले बैठे हैं, एक ऐसी संस्था के बैनर तले बैठे हैं कि ये समझ लीजिए कि ये संस्था हिंदी साहित्य के लिए अलग मायने में अलग जगह रखती। ये संस्था जिसका नाम है नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा, जी आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर कि नागरिक प्रचारणी सभा आज इसकी दीवारें देखें, आज इसकी बिल्डिंगें देखें तो ये अपनी दास्तां कहेंगी, उन 50 सालों की तन्हाई कहेंगी, जो अकेलापन इन्होंने झेला है, जो साहित्य इतना समृद्ध है, इसकी कविताओं, इसके रस, इसके गज़ल जिन किताबों में भरे पड़े हैं, इतना रस, उतना धीरज होने के बावजूद भी इसने जो तन्हाई, जो अकेलापन झेला है, वो शायद इनकी दीवारें अब कहेंगी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि इस संस्था के निर्वाचित नवनियुक्त प्रधानमंत्री श्री व्योमेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सर से फिर से बातचीत करेंगे संस्था के बारे में, सभा के बारे में, सभा का स्वरूप क्या है, सभा की रूपरेखा क्या है। क्योंकि सभा का जैसा कि डेटा है भैया कि ऐसा कहा गया कि ब्रिटिश काल में जब हिंदी को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो उसमें हिंदी की अलग जगाने के लिए संस्था का नींव रखी गई, जो कि एक उत्तर काशी में रखी गई, अपने काशी में रखी गई, एक आरा बिहार में रखी गई, इसकी स्थापना की गई। इस पे आप मतलब इस संस्था की रूपरेखा क्या है, आप इस पे क्या बोलें? ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। अरे भैया, इसके पहले आपने एक लेखक के तौर पे बुलाया था जी, और इस बार एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं बुलाया हूँ। एक संस्था के जी, कार्यकर्ता के तौर पे बुलाया है, जी। एक एक्टिविस्ट के तौर पे बुलाया है, जी, अगर जी। कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, मैं नागरिक प्रचारणी सभा काशी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम व्योमेश शुक्ल है। मैं हिंदी का लेखक हूँ। हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, समय समय पर आलोचनात्मक लेख लिखता हूँ, समय समय पर कुछ खुशनुमा, कुछ दुख देने वाले प्रसंगों पर, कुछ याद रह गई बातों पर, कुछ भुला दी गई कहानियों पर गद्य भी लिखता हूँ। तो मैं अगर अपना परिचय दूँ, एक साहित्यिक परिचय, तो वो ऐसा है कि मैं कवि हूँ, आलोचक हूँ, गद्यकार हूँ। और मेरा एक और आयाम है मेरे व्यक्तित्व का, और इन सब बातों को आत्म प्रशंसा मत मानिएगा। सच्चाइयाँ बता रहा हूँ कि मैं नाटक करता हूँ, ख़ास तौर पर नृत्य नाटिकाएँ। हिंदी की जो क्लासिक कविताएं हैं, ख़ास तौर पर कामायनी और राम की शक्ति पूजा, जी जी, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जी 1936 में लिखी गई। इन दो कविताओं का मंचन, जी, यानी इनका नाट्य प्रदर्शन हम लोगों ने तैयार किया। जो पद थे कविताओं के वो छंदोबद्ध थे, तो उनको शास्त्रीय संगीत में स्वरबद्ध करने में सुविधा थी। जी। उस सुविधा का उपयोग हमने किया। जी, बनारस का जो पर्यावरण है, इसमें शास्त्रीय संगीत का माहौल है। बिल्कुल। तो बनारस के शास्त्रीय संगीत से, बनारस घराने के गाने बजाने से जी, बहुत पोषण मिला हमारे कामकाज को। जी, और फिर बनारस का जो डांस फॉर्म है कथक और कथक के साथ साथ छऊ, अच्छा, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का ट्रेडिशनल नृत्य रूप है, जी बिल्कुल, कुछ उसका इस्तेमाल किया हमने। जी और भरतनाट्यम का थोड़ा सा, जी, यानी उत्तर भारतीय शैली का बनारस घराने का गाना बजाना, जिसने कविताओं को संगीतबद्ध करने में हमारी सहायता की। जी, और एक ऐसी देह भाषा, एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज
नाटकों की, जिसमें कथक, छऊ और भरतनाट्यम की छौंक थी, अच्छा, वो हम लोगों ने तैयार की 10 एक वाह। साल की मेहनत क्या से। बात है, बहुत एक सुंदर। रेपर्टरी बनाई बहुत सुंदर। और पूरे देश में घूम घूम कर, महानगरों में, कस्बों में, बड़े छोटे शहरों में, जी। गांवों तक में जी जी राम की शक्ति पूजा का मंचन मंचन किया। किया। हाल ही में जी, उसका 100वां मंचन हमने दिल्ली में किया था, क्या बात, पुराने किले में, भारत के प्रतिनिधि के तौर पर। क्या बात। विश्व के 10 देशों की रामायण पर एकाग्र प्रस्तुतियां वहाँ आई थीं, तो उसमें भारत की प्रस्तुति हमारी थी। मुझे नाटकों के निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है। मेरी अभिनेत्री है स्वाति, जी, जो राम की शक्ति पूजा में राम का अभिनय करती है। क्या बात। उसे अभिनयन के लिए वही पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी का मिला है। बहुत बहुत तो कुल बधाई। मिला के बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपके सहयोगियों को आपका जो इतना सहयोग रहा, ये सब आपके तपस्या का फल है। अगर मैं ज़्यादा तपस्या बहुत बड़ा शब्द है ऋषभ। नहीं न भैया, तो हम तपस्वी हैं, न तो हम किया धरा जो शब्द- है हमारा वो तपस्या है। बिल्कुल, तपस्या से कुछ कम, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा। जी, क्या बात है, क्या उपमा दिया। तपस्या और रोज़ानापन का जो मरण है, जी। उसके बीच में कहीं एक गोधूली में जी। हमारा घर है। क्या बात। तो बस वहीं से हमने काम किया और एक मिशनरी ज़ील में, एक तरह के अभियानात्मक जज्बे में काम करने की जो आदत थी, जी, उसने मुझे 2020 की गर्मियों में, जब पूरा देश बल्कि पूरा संसार जी, कोरोना से हैरान और भयभीत था, इस संस्था की ओर मोड़ा। अब आती है बात मुख्य विषय पर, यानी नागरी प्रचारणी सभा पर। मित्रों, नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य का प्राचीनतम जीवित संस्थान है। प्राचीनतम इन अर्थों में जी, कि इसकी स्थापना 1893 में जी, इंटरमीडिएट कक्षा के 3 विद्यार्थियों, जी, बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। जी, 1893, यानी आज से 131 साल पहले। और तब से आज तक जय विजय, उत्थान और पतन के अनेक सिलसिले देखते हुए जी, ये संस्था जीवित है। जी, न सिर्फ बनारस में, बल्कि इसकी शाखा नई दिल्ली में भी है और हरिद्वार में भी है। तो टेक्निकली आप कहेंगे तो ये जीवित है, जी, लेकिन टेक्निक के बाहर जो दुनिया है, उसमें जी, ये मानो अपने जीवत्व का, अपने आयु का एक अध्याय पूरा करके बिल्कुल बच्ची बन गई है। अरे वाह। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को, जी, जब बहुत बूढ़े और अशक्त हो जाते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी जिज्ञासाएं बच्चों जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल। उनका ध्यान जो है बच्चों की तरह देना देना होता है। तो मेरी नागरी प्रचारणी सभा जो है, जी, मेरी माँ है, वाह। लेकिन वो मेरी बच्ची बन गई है। बालक बूढ़ा एक समान। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही हुआ है। जी, बहुत सारे अप्रिय प्रसंग हैं इस कहानी में। जी, सभा एक सोसाइटी है, जी, जिसकी विधिवत चुनी जाने वाली एक कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है। हाई कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के जिला प्रशासन ने संस्था का चुनाव करवाया है जी, और इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज था, उसने मुझे इस संस्था के प्रमुख के तौर पे चुना है। चुनाव की लड़ाई, चुनाव के बाद कोर्ट में इफेक्टिव कंट्रोल की लड़ाई, जी, उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, जी, जी, जो साहित्य से जी, वाकिफ़ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और जो नहीं जानते वो और भी अच्छा है। ये कोई इसमें जानने जैसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। उसमें मान लीजिए अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य है जी, तो वो जान लेंगे। मुख्य बात है नागरी प्रचारणी सभा के भीतर जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका चैनलाइजेशन और उसका सही सही इस्तेमाल। जी, नागरी प्रचारणी सभा के पास दोस्तों संस्कृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी
जी। और हिंदी की उपभाषाओं जी। अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली में लिखी हुई बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां यानी हस्तलेख। क्या बात है। जैसे हम कबीर को इतना बड़ा कवि मानते हैं जी। अपने समय का, और समयातीत हैं कवि। पिछले बिल्कुल, अभी भी 2000 है। बरस के इतिहास में हमारी भाषा के पास उस पाए के बहुत उंगलियों पर गिने जा गिने सकने चुने योग्य हैं। कवि बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो कबीर की जो सबसे प्रामाणिक पांडुलिपि है सन 1610 की, जी। आज से 501 बरस पहले की, उसका नाम है आदि ग्रंथ। वो हमारे आर्य भाषा पुस्तकालय में है। अच्छा। आर्य भाषा पुस्तकालय मित्रों नागरी प्रचारणी सभा का एक पुस्तकालय है। हिंदी के हस्तलेखों का सबसे बड़ा संग्रह, हिंदी की पांडुलिपियों का लार्जेस्ट कलेक्शन इसी संस्था के पास है। जी। तो उसका अख्तियार इन दिनों मेरे पास है, उसकी देख रेख की, उसके संरक्षण की, उसके संवर्धन की, उसका डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की, जी। और अंततः उसको उसके टारगेट यूज़र तक जी। यानी उसके पाठक तक पहुंचाने का जो नैतिक दायित्व है जी। वो मेरे ऊपर है। क्या बात है। तो ऐसे ही इस संस्था ने समय समय पर बहुत महान पुस्तकों का प्रकाशन किया है। वो प्रकाशन कभी तो बहुत सीधी चाल चलता हुआ उपलब्ध होता रहता जी। है, जी, बिल्कुल। और कभी कभी अनुपलब्ध हो जाता है कि वो कहीं मिलता ही नहीं। जी। तो इन दिनों संस्था पिछले 20-25 बरस से दुर्गति को प्राप्त थी, मतलब बहुत अराजकता और अव्यवस्था का आलम था। जी। तो हमारी बहुत सी रेयर किताबें वाकई रेयर हो गई हैं, मतलब उनके एडिशंस नहीं हुए, नहीं। उनके नए संस्करण प्रकाशित नहीं हुए। कितनी तो बड़ी हमारा कहानी एक काम ये है कि उनको दोबारा प्रकाशित किया जाए, है। जी। और उनका प्रकाशन ऐसा विश्व स्तरीय हो जी। कि एक बार लोग देखें तो फख्र करें कि उन्होंने ये वही इस संस्था भाषा है। में जन्म लिया है जिसमें नागरी प्रचारणी सभा है। क्या बात मेरे ख्याल से नागरी प्रचारणी सभा का इतना परिचय पर्याप्त है। आपने एक बात पूछी थी बिल्कुल शुरुआत में है। जी। कि 1893 का जो समय था, जी। उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत के बीच में सभा की स्थापना हुई। तो क्या सभा कैसा उसका लक्ष्य था, क्या उसका जी, स्वरूप था? बिल्कुल, बिल्कुल। तो रूपरेखा। ये वो समय था ऋषभ, जी। जब ये खड़ी बोली हिंदी इस रूप में प्रकट नहीं हुई थी जिस रूप में वो आज इस्तेमाल होती है। जी। खड़ी अच्छा। बोली हिंदी जो है अच्छा। बहुत अपरिष्कृत, बहुत अर्धनिर्मित, बहुत देहाती भाषा थी, जिसको ज्ञान मीमांसा की भाषा तो कतई नहीं माना जा सकता था, जी। जिसका बोलचाल और सामाजिक व्यवहार में प्रवेश भी अंग्रेज़ी और फारसी के सामने लगभग असंभव जान पड़ता था। अच्छा। ये वो समय था जी। जब अंग्रेज़ी और फारसी भारतीय समाज को लीड कर रही भाषाएं थीं, क्योंकि वो हुक्मरानों की भाषा थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ऐसे उर्दू समय भी में थी शायद। फारसी माने उर्दू, लिपि का नाम है फारसी जी। और ज़बान का नाम है उर्दू। जी। जैसे हमारी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि और भाषा का नाम है हिंदी। हिंदी, बिल्कुल। तो 1893 से शुरुआती 20 वर्षों में सभा का काम बहुआयामी था। जी। यानी एक और सभा ने हिंदी की शब्द संपदा को बढ़ाने की, हिंदी का व्याकरण तैयार करवाने की, जी। हिंदी का वाक्य सही सही बनाने की विधियां खोजी, उनको व्यवहार में ले आने का प्रयास किया। जी। और दूसरी ओर जो भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी जीवन था, जी। उसमें भाषा के लिए जगह बनाई। बिल्कुल। एक आंदोलन चलाया पूरे उत्तर भारत में जी। नागरी प्रचारणी सभा ने, जिसका नेतृत्व महामना मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। उन्होंने 2 साल की मेहनत से एक निबंध लिखा, कोर्ट कैरेक्टर एंड नागरी एजुकेशन। कोर्ट कैरेक्टर एंड नागरी एजुकेशन। हाँ, माफ़ कीजिएगा, कोर्ट कैरेक्टर एंड नागरी स्क्रिप्ट, ओके। यानी नागरी लिपि के बारे में। बिल्कुल। और 2 साल की मेहनत से तैयार उस निबंध के अनुमोदन में नागरी प्रचारणी सभा ने जी। तब 1893 के भारत में, यानी उसको ऐसे समझें कि 20वीं
19वीं सदी के आखिरी दशक के भारत में जी जब साक्षरता का और भाषाओं के प्रचार प्रसार का स्तर कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। मालवीय जी के लेख के अनुमोदन में 60,000 हस्ताक्षर इकट्ठा किए और तब जो है संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनल को वो ज्ञापन मालवीय जी महाराज के लेख के साथ दिया गया। जी उस लेख में तमाम तर्कों के साथ मालवीय जी ने, अंग्रेजी में था लेख जाहिर है, जी ये बताने की कोशिश की थी कि किन किन वजहों से हिंदी भाषा की कौन कौन सी शक्तियों के आधार पर इस भाषा को कोर्ट के कामकाज में स्थान जी दिया जाना जी, चाहिए। जी। सारे तर्क जो उसमें उस लेख और अंततः वो अभियान सफल हुआ, जी लिपि को कोर्ट में स्थान मिला। अच्छा, जो सत्ता आपकी बात मान करके भाषा और लिपि के सवाल पर आपकी राय को सुन करके तवज्जो देती है, अपने कोर्ट में उसे शामिल करने का मौका देती है, जी उस सत्ता से आप एक सीमा से ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने ये कहा ज़रूर जाता है कि स्वाधीनता संग्राम में बहुत सीधी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, अच्छा क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा सीधी लड़ाई लड़ ही नहीं सकती। नागरिक प्रचारणी सभा ने अगर सरकार से आर्थिक सहायता ली है तो सरकार का विरोध कैसे करेगी? बिल्कुल, ये तो और सभा ने ली है सहायता अंग्रेजी तो एहसान सरकार तले से। हो गई बात। हाँ, तो नागरिक प्रचारणी सभा की ही प्रबंध समिति की बैठकों में, जी इसके साधारण सभा के विवरणों में विक्टोरिया को भारतेश्वरी, भारत की ईश्वरी कहा गया है। अच्छा, विक्टोरिया को, विक्टोरिया को ये काफ़ी अतिशयोक्ति नहीं है? अतिशयोक्ति अभी लगती है जब आप आज़ाद हैं, और आज़ाद हुए भी 75 साल आपको बीत चुके हैं। जी। उस समय हो सकता है ऐसा कहना विवशता रही हो, ऐसा कहना कृतज्ञता ज्ञापन रहा हो, ऐसा कहना शिष्टाचार हाँ, रहा उस हो। समय का जो भाव रहा। तो वो लोग कायर नहीं थे, वो बुद्धिमान लोग थे जो नागरिक प्रचारणी सभा का प्रबंध संभाल रहे थे, जो भाषा का और लिपि का प्रश्न खड़ा कर रहे थे, जो हिंदी भाषा को पूरे देश में, देखिए उद्देश्य तो वही है। अगर आपको एक देश चाहिए तो उस देश की एक भाषा भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो देश आज़ाद भारत की आज़ाद हिंदी को उपलब्ध करने के लिए जी प्रयास तो आपको पराधीन भारत में पराधीन हिंदी के बीच में करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो नागरिक प्रचारणी सभा ने किया, बखूबी और वो है। काम बहुत प्रगल्भ होकर के अंग्रेजी सत्ता पर चिल्ला चिल्ला के नहीं किया जा सकता। बिल्कुल देखिए, साहित्य के सवाल जो हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं और उनको बहुत मार्मिक, बारीकी, बहुत सावधानी और नाजुकी से हैंडल करना होता है। क्या बात है। अब हमको किताब छापने के लिए, जी हस्तलेखों का पता लगाने के लिए अनुसंधाताओं को देश के कोने कोने में भेजना है, और उसके लिए हमको फंडिंग चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। फंडिंग का मुख्य सोर्स है केंद्र और राज्य की सरकार जी और राजे रजवाड़े। जी राजे रजवाड़े भी सरकारों से उपकृत हैं, जी। तो वो कैसे विरोध करेंगे? बिल्कुल। और आप उनसे राशि ले लेने के बाद उनका विरोध कैसे करेंगे? बिल्कुल तो ये विरोध वाली बात तो एकदम आधारहीन है। नागरिक प्रचारणी सभा ने कभी भी किसी भी हुकूमत का विरोध नहीं किया है, जी और कम से कम सीधा विरोध तो नहीं ही किया है। एक ऐसी सर्जनात्मक चेष्टा जी। जिसमें विरोध अंतर्निहित हो, ये तो सभा कर सकती है, लेकिन सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकती। और मज़ा तभी है जब आप सजेस्टिव ढंग से इशारों में विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, वो सुंदरता बनी रहती है। आप याद कीजिए, नागरिक प्रचारणी सभा के प्रादुर्भाव के ठीक पहले, जी 1893 के ठीक पहले, जी इस शहर में एक शायर रहता था जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी 1850 में जिसका जन्म हुआ, 1885 में जिसकी मृत्यु हुई। बिल्कुल भारतेंदु की मृत्यु के प्रायः 8 साल बाद नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना और इसके उन्नयन में भारतेंदु के परिवार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु के फुफेरे भाई जी। और उनके शिष्य बाबू राधाकृष्ण दास इस सभा के पहले सभापति थे। अच्छा वो इतने महत् व्यक्तित्व थे जी। कि उनकी जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अच्छा बाबू राधाकृष्ण दास ने पहले
भारतेंदु बाबू की जीवनी लिखी अच्छा, और स्वयं बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। और वो परिवार जुड़ा रहा। और आप देखिए खुद भारतेंदु का व्यक्तित्व कैसा है। वो अंग्रेजी राज की आलोचना करते हैं लेकिन एक तरफ अंग्रेज़ों की प्रशस्ति में भी कविता लिखते हैं, क्योंकि उनकी जगह ऐसी है कि उस जगह पर खड़े होकर के आप बहुत प्रखर क्रांतिकारी विरोध कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हुआ भारतेंदु के साथ, और वही बाद में रिपीट हुआ नागरी प्रचारणी सभा के साथ जी जी ना। तो जब किसी युद्ध में जी बहुत बड़ी चीज़ आपकी दांव पर लगी होती है जी, तो आपको फूंक फूंक कर कदम उठाना रखना पड़ता है। बिल्कुल। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है तब तो आप किसी का मुंह नोच लीजिए, किसी के ऊपर जूता उछाल दीजिए, किसी का हाँ, चरित्र तमाम हनन तरह- कर दीजिए, तमाम तरह के किसी के ऊपर गोली भी अराजकता, चला सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, ये भी हो सकता, आज का दौर तो यही। लेकिन तब आप जान लीजिए कि विरोध का मूल्य कम हो जाता है। बिल्कुल वो अंग्रेज़ों का विरोध हो या अधिनायकवाद का विरोध हो या साम्राज्यवाद का विरोध हो जी या किसी देसी सत्ता का विरोध हो, जी उसका महत्व तभी है जब आप विरोध में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहें कहे। और अपने कर्मों के माध्यम से एक विकल्प प्रस्तावित करें। जी अपने कामकाज से, अपनी स्वप्नशीलता से, अपनी योजना से, जी, जी। और अंततः इन सबको मिलाकर जी। जो उपलब्धि आप अर्जित करते हैं उस उपलब्धि से, क्या बात। तो अंततः ये नागरी प्रचारणी सभा के ही पराक्रम का प्रतिफल था जी कि वो अंग्रेजी के समानांतर खड़ी होकर 50 वर्षों में जी ज्ञान की, अलग जगाए रखे। विज्ञान की, बिल्कुल चिकित्सा की, समाजशास्त्र की, राजनीति की, इतिहास और दर्शन की भाषा बन पाई। कविता कोई गली सड़क पर घूमते हुए भी लिख सकता है, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा को ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रेय है जी। जो निरी मुद्रा शास्त्र की हैं, निरी जैसे? अर्थशास्त्र की हैं। अच्छा प्राचीन मुद्रा नाम की हमारी एक किताब है, जी। इस समय रेयर है, हम उसको छापेंगे। हिंदी का व्याकरण तैयार कराया सभा ने कामता प्रसाद गुरु से, और बाद में किशोरी दास वाजपेयी से। हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन, ये दोनों किताबों के शीर्षक हैं। जी दोनों सभा से प्रकाशित होती थी। जी। कॉपीराइट ख़त्म हो गया तो दूसरे लोग भी छापने लगे, तो उन्होंने बहुत मन लगा के प्रकाशित नहीं किया। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि वो किताबें छापे की भूलों, लेआउट डिज़ाइन की विसंगतियों, हाँ, तमाम तरह खराब के जो- प्रिंट हाँ, आदि आदि से भर गए। लेकिन हम उनको ठीक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और एक बार फिर से हिंदी समाज को ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे जी कि एक संस्था ऐसी भी थी। बिल्कुल। बिल्कुल ये संस्था ऐसी भी थी। और जैसा कि आपने बोला, शुरू में एक बात बोली भैया, मैं शायद मेरा ध्यान वहीं अटक गया कि टेक्निकली संस्था अब भी जीवित है। ये किस संदर्भ से टेक्निकली माने मुझे नहीं लगता कि देखिए- आप हैं तो टेक्निकली की ज़रूरत तो होगी। हाँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से। जी मैं आया ही हूँ इस प्रॉमिस के साथ जी कि जो कुछ यहाँ स्थगित था जी उसको मैं गतिमान बनाऊंगा, जी जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ था उसको पैरों के बल खड़ा कर दूंगा, बिल्कुल जो कुछ यहाँ सोया हुआ था जी। उसको जगा दूंगा। जी। तो ये सब मैं कर रहा हूँ अपनी सामर्थ्य भर। मैं देख भी रहा हूँ, बिल्कुल, पिछले शुक्रिया। 3 घंटे से मैं बैठा हूँ, आप जो है मैं देख रहा हूँ दोस्तों, भैया एकदम जो है 1 मिनट की फुर्सत नहीं इन्हें खुद पानी और जलपान करने की। निरंतर खून पसीना लगा के ये सृजन जो कर रहे हैं, जो धराशायी हो चुकी है उसे फिर से खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। भैया जैसे अभी कुछ दिन पहले एक सवाल यहाँ से उठता है कि मैं अभी विक्रय विभाग में था, तो वहाँ पे एक बात सुनी कि यहाँ की जो कबीर ग्रंथावली है वो यहीं से ही शुरू हुई, और इसी का लोगों ने कॉपी कर करके वो कबीर को अपने अपने से वो किया। ऐसा क्या ये मतलब कबीर की? मैं बता दूं आपको, कबीर ग्रंथावली हमारी एक पुस्तक का नाम है जी जिसके संपादक हैं हमारे संस्थापकों में से एक आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्हें हिंदी समाज आदर के साथ
बाबू श्याम सुंदर दास कहता जानता मानता है। जी उन्होंने कबीर ग्रंथावली एडिट की जी और उसका पहला संस्करण संभवतः 1921 में प्रकाशित हुआ, जी यानी 20वीं सदी की तीसरी दहाई के पहले वर्ष में। जी वो जिन दो हस्तलेखों से, जी पांडुलिपियों के जिन दो संग्रहों से आश्रय लेकर जी उन्होंने महान संत कवि कबीर की रचनाओं का पहले संकलन और बाद में संपादन किया था, जी उन्होंने यानी बाबू श्याम सुंदर जी, दास ने जी। वो दोनों हस्तलेख हमारे आर्य भाषा पुस्तकालय में हैं। जी। उनमें से एक वही है आदि ग्रंथ सन 1610 वाला, और काम है 1921 का। उसके पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और दूसरे कबीर के विद्वानों ने जो काम किया था उसे उतना प्रामाणिक नहीं माना गया। जी बाबू श्याम सुंदर दास वाला काम बहुत ठोस, बहुत प्रामाणिक, बहुत टिकाऊ समझा गया जी। और उसको समाज के विभिन्न वर्गों ने, अध्येताओं ने, छात्रों ने, अध्यापकों ने हृदय से लगा लिया कबीर की उस जी पुस्तक बिल्कुल को, बिल्कुल और उसकी भूमिका भी बहुत बिल्कुल। मानी खेज है। वो किताब कालांतर में कबीर के अध्ययन की दिशा में एक क्लासिक किताब साबित हुई, बिल्कुल। लेकिन जब उसका कॉपीराइट ख़त्म हो गया जी तो वो पुस्तक बहुत सारे प्रकाशकों ने छापना शुरू कर दिया, जिसमें कोई अपराध भी नहीं है। कॉपीराइट ख़त्म है तो आप छाप सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जन्म तो यहीं से है। उसका जन्म यही हुआ। ये बड़ी बात। उस किताब को इंजॉय नागरिक प्रचारणी सभा ने किया। क्या बात। उसकी रॉयल्टी का धन जो है सभा में आया, बिल्कुल। उसका इस्तेमाल यही हुआ होगा। जैसे कि भैया अभी हर एक संस्था को चलाने के लिए एक वित्त की ज़रूरत होती है, एक फंड की ज़रूरत होती है। तो इस संस्था के पीछे जैसे जो भी किताबें बिकती थी उसके फंड जो आते होंगे, उसी से सुचारू रूप से काम चलता होगा। लेकिन इस समय जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उस समय आप कैसे इसे वो मैनेज कर रहे, प्रबंध कर रहे हैं कि हर एक संस्था का अपना एक फंड की ज़रूरत होती है? मुझे लगता है कि नागरिक प्रचारणी सभा को बहुत बढ़िया सवाल है, जी यक्ष प्रश्न है जी कि संस्था है लेकिन संस्था के पास धन कहाँ है। जी तो इस यक्ष प्रश्न का पहला तो उत्तर ये है जी कि संस्था के पास धन नहीं है। जी जैसे अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत छूटा हुआ रहा होगा, जी वैसी ही पिछली मैनेजमेंट कमेटी के जाने के बाद जी संस्था का हाल है। किसी बड़ी परियोजना पर काम करने का संकल्प तो है हमारे पास, जी लेकिन उस संकल्प की सिद्धि में जो संसाधन लगने हैं जी उनका थोड़ा अभाव है, लेकिन अभाव बाधा नहीं बनते। जी ये संस्था लोगों की दानशीलता की वजह से इस अस्तित्व तक पहुंची है। जी इतना बड़ा भूखंड आप देख ही रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इतनी बड़ी इमारत, जी इतनी सारी चीज़ें रख रखाव के अभाव में थोड़ी जीर्ण जर्जर हो गई हैं, बिल्कुल लेकिन आज भी इनकी मार्केट वैल्यू का अंदाज़ आप लगा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। आराम ऐसा ही हमारा कैंपस दिल्ली में है, जी इससे कहीं बड़ा कैंपस हमारा हरिद्वार में है। जी ध्यान न देने से चीज़ें खराब हो गई हैं, उनका क्षय हो गया है। जी क्योंकि मैं वजहों में नहीं जाऊंगा, अप्रिय बात करने का मन नहीं है दिन भर खटराक करने के बाद। संस्था को दो तरह के वित्त की ज़रूरत है। जी पहला वित्त तो एक स्थायी निधि हो, एक परमानेंट कॉर्पस, जी बड़ी राशि से बनने वाला, बिल्कुल जिसके ब्याज से बहुत सारे काम किए जा सकें। बिल्कुल और दूसरा जो रिकरिंग खर्चे हैं, जी जो रोज़ रोज़ का खर्च है, उसके लिए अलग बजट हो। हम दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। जी प्रकाशन पटरी पर नहीं है, जी प्रकाशन से आय हो सकती है, लेकिन प्रकाशनों को यानी पुस्तक छापने और पुस्तक बेचने के काम को अप टू द मार्क बनाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल तो लोगों की उदारता पर और उनकी संवेदनशीलता पर मुनहसर है इस संस्था का भविष्य। बिल्कुल और मेरा अनुभव मिश्रित है, बहुत अच्छा नहीं है, जी बहुत बुरा भी नहीं है। बिल्कुल मांगने पर मदद कभी मिलती है और कभी पुकार जो है अनसुनी रह जाती है। जी गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता है, जी मुझे पुकारती हुई
पुकार खो गई कहीं, वाह, मुझे पुकारती हुई। मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं बिल्कुल। जिन्हें मैंने पुकारा और मेरी पुकार कहीं खो गई, बिल्कुल। उन्होंने मेरी बातों पर कान न दिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एक बार में सुन के दौड़े दौड़े आए, क्या और जिन्होंने कंधा लगा दिया रथ में कि तुम अकेले हो, हाँ, हाँ, हम बिल्कुल, तुम्हारा साथ बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। क्या उपमा तो- दी भैया, कंधा लगा दिया रथ में। बहुत सुंदर। तो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, प्रकाशन को पटरी पर लाएंगे, जी कुछ रेंटल इनकम की संभावना है, कुछ स्पेसेस हमारे पास ऐसे हैं जी जिनको किराए आदि पे दे करके जी कुछ राशि इकट्ठा की जा सकती है जो संस्था के काम जी आएगी। बिल्कुल। और अंततः चुनाव के बाद जी राज्य सरकार, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार नहीं, जी जो हिंदी भाषी समाज में कई राज्य सरकारें हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जितने भी राज्य- हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, जी इन सभी राज्यों की मुख्य भाषा हिंदी है। पंजाब में दूसरी भाषा हिंदी है, हरियाणा में दूसरी भाषा हिंदी है। तो इन सभी राज्यों से हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 किताबें छापने की ग्रांट मिल जाए। ओ छोटी उम्मीद है हाँ, हमारी, हाँ, बड़ी उम्मीद नहीं पालते। हमको बड़ी ऐसी कोई राशि नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम रिसर्च सेंटर बनाएं तो बड़ी राशि चाहिए होगी, चाहिए, हम ऑडिटोरियम बनाएं तो बड़ी राशि चाहिए होगी। तो ऐसी राशियां हम समुचित तैयारी के साथ जी। बाद में मांगेंगे। जब हमारा मांगने का मुंह होगा तब मांगेंगे। बिल्कुल याचना की भी टाइमिंग होती बिल्कुल है, बिल्कुल। विनती की भी। तो जब हम उस लायक हो जाएंगे जी। कि कोई हमारी बात पर यकीन करे तब मांगेंगे। तब हम याचक अभी तो होंगे। अपने दम पर करके दिखाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय काम है भैया। ये सबके बस की बात नहीं। एक संस्था जो जर्जर है, जो गर्त में है, इसे गर्त ही कहेंगे, कि इसे फिर से खड़ा करना और जो जान फूंकना है ना, ये शायद मुझे नहीं लगता कि बनारस में कोई और कर पाता। ऋषभ, आप अतिशयोक्तियों से काम ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बस सही कह मुझे आपकी दोनों बातों से थोड़ी थोड़ी प्यार भरी आपत्ति है। जैसे? एक तो हमारी संस्था गर्त में नहीं है। अच्छा माँ कभी गर्त में नहीं है जी बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो मदर फिगर है। क्या बात है। जिस दिन हिंदी वालों का आत्मसम्मान जाग जाएगा, उस दिन दिखा देंगे क्या है? ओवर द नाइट चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी हम आंदोलन के मूड में नहीं हैं, अभी हम झाड़ू बुहारू करने के मूड में हैं। जिस दिन आँख लाल हो जाएगी, जी। उस दिन सब कुछ हो जाएगा। तो गर्त वर्त मत सोचिए। और दूसरी बात कि मैं करने वाला अकेला हूँ, ये भी सच नहीं है। मैं इतने सारे लोगों की शक्ति का प्रतिनिधि हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक अंग्रेज़ी की कहावत है जी कि पोएट इज़ द अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। वाह। तो चुनाव के मैदान में, चुनाव चाहे जो माई का लाल जीत ले, एक कवि जो है भाषा का, जी। वो अपनी भाषा के लोगों का बिना चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जी तो मैं तो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपनी भाषा का। क्या बात है, खुद की सभा खुद का संसद। हाँ, मेरी संसद पूरे देश में फैली हुई क्या है। बात। मेरे जैसा कोई सांसद नहीं है। बिल्कुल। मैं उस संसद का सदस्य हूँ जी जिसमें मुझसे पहले केदारनाथ सिंह, धूमिल, रघुवीर सहाय बड़े नाम चुने बहुत, गए थे। कबीर उस लोकसभा के अध्यक्ष हैं। गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, सब लोग हैं उस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस आत्मसम्मान के साथ, जी हिंदी के अभिमान के साथ जी इस लड़ाई में जाने का कोई मकसद हो तो हो, बिल्कुल। अन्यथा तो बेकार है। जी अगर आप इसको बहुत चतुराई से किसी कॉरपोरेट की तरह चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। शायद बिल्कुल। और कॉरपोरेट जैसे प्रोफेशनलिज्म के साथ, जी लेकिन हिंदी के मान मूल्यों की रक्षा करते हुए, जी जब आप हिंदी के आत्माभिमान के प्रतीक के तौर पर इसको डेवलप करेंगे, जी तो आपको चोट भी लगेगी तो आप बर्दाश्त कर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। आप ठोकर भी खाएंगे तो आप सह जाएंगे। और आपको जब पारितोषिक मिलेगा अपने परिश्रम का, तो आपको अहंकार नहीं होगा। बिल्कुल। अहंकार नहीं, घमंड नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो है नहीं, है तो उनका, हमारे महान पूर्वजों का। जी बिल्कुल। तो इस
अभियान को, इस संस्था को जिसका नाम मित्रों नागरी प्रचारणी सभा है, जी। इसको विपत्ति मानने से बचना होगा। विपत्ति नहीं है, हमारे माथे का तिलक है। थोड़ा सा समय दीजिए। मैं अपने लिए समय नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए समय मांग रहा हूँ। आपको समय देना होगा जी। आप समय देंगे तो हम लोग यहाँ पर 1 और 1 11 हो जाएंगे। हमें पैसा चाहिए, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सभा के रेयर प्रकाशन जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं उनको खरीद ले। हमें यहाँ पर श्रमदान चाहिए, हमें यहाँ पर आपकी उपस्थिति से मिलने वाला वैभव चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हों, नागरी प्रचारणी सभा आएँ। आखिर इतने लोग बनारस आते हैं विश्वनाथ जी का, काल भैरव का, संकट मोचन का दर्शन करने। सभा उससे छोटा तीर्थ नहीं है, ये वो टकसाल है जहाँ पर भाषा गढ़ी गई है हमारी। तो उस टकसाल का दर्शन करने आइए और इसमें, इस यज्ञ में कुछ आहुति अपनी ओर से डालिए। अब जैसे संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर है, कई प्रतियां उसकी हमारे पास हैं। आप हमको ऑर्डर दीजिए, हम आपके घर पे सप्लाई करेंगे, उसकी राशि हमें मिलेगी, उससे हमारा खर्चा चलेगा। इस तरह से संस्था को सहकारी प्रयत्नों से आगे बढ़ाना हो। बिल्कुल, जो बैसाखी पे है उसे पाँव पे लाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल। जैसे भैया बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिर भी आज का हमारा एक समाज जो होता है उसमें यूथ का बहुत रोल आता है। तो संस्था में यूथ को जोड़ने के लिए आप ऐसा क्या कुछ नई योजना तैयार कर रहे हैं? अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है जी। बिल्कुल। वो है इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। जी। उसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। हम उसको बुक फॉर्म में ला रहे हैं। अच्छा। तो उसका फॉर्मेशन जो है ऐसा करेंगे कि वो वर्ल्ड लेवल प्रकाशन हो, देखने से किसी को भी अपने टेबल पर रखने का शौक हो जाए, ललक पैदा हो जाए। और उसकी ऑडियो बुक लाएंगे, उसकी छोटी छोटी रील्स बनाएंगे, उसका पॉडकास्ट करेंगे। ऐसी जो हमारी प्रमुख किताबें हैं, हम एक ऑडियो स्टूडियो बना भी रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ से, जैसे अभी तक लोगों ने उपन्यासों का पॉडकास्ट तो देखा है, लेकिन एक आलोचनात्मक पुस्तक जो तमाम विश्वविद्यालयों के, शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में है, अगर उसकी ऑडियो बुक हो तो लड़के को आंख फोड़ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। छात्र छात्रा को वो ईयरपॉड लगा के उसको सुन भी सकता है उस किताब को। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं, करेंगे जी। और यूथ को जोड़े बिना तो कोई रास्ता है नहीं जी। तो यूथ को जोड़ेंगे, जोड़ना आता है मुझे तरकीब, कई सीक्रेट तरकीबें भी जी। वो कुछ जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध की प्रतियोगिता है, बिल्कुल ना, बिल्कुल। एक पुस्तक को याद कर लेने की प्रतियोगिता है, एक कवि दरबार करने की, जिसमें कोई अपनी कविता नहीं पढ़ेगा। क्या बात। हम इस देश के सर्वोत्तम कवियों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे भक्ति काल की कविता पढ़िए। रीति काल पर एक कवि सम्मेलन होगा जहाँ पर आपको राजेश जोशी बिहारी की कविता पढ़ते हुए दिखाई देंगे। वाह। तो ऐसा जब होगा, अद्भुत संयोग, तब जो है बिल्कुल। अब जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पर मनोज वाजपेयी और आशुतोष राणा दिनकर की कविता पढ़ते हुए मिलते हैं। वैसे कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के साथ अगर आपको अमिताभ बच्चन दिखें तो किताब के एडिशन पर एडिशन हो जाएंगे। हमको पता है ज़रूरत अमिताभ बच्चन को उनका पुत्रत्व याद दिलाने की है जी। उनको ये याद दिलाना है कि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, और हरिवंश राय बच्चन का बतौर उत्तर छायावादी कवि सबसे शानदार उल्लेख जिस किताब में है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और जिसे छापने का श्रेय सभा का है। तो बच्चन जी सभा के कर्जदार हैं, तो कर्जा चुका दें, किताब के साथ फोटो खिंचा के 2 लाइनें पढ़ दें। बिल्कुल। ये बात उनसे कहनी होगी। किसी ने कही नहीं है, किसी ने वो दरवाज़ा खटखटाया नहीं है, मैं खटखटाऊंगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। ये इसीलिए शायद मैं कह रहा हूँ ये संस्था कोई और नहीं चला सकता, ये आप में ही मादा है इसका चलाने का। खैर, जैसे कि एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो पिछले कार्यकारिणी लोग जो सदस्य थे उसमें एक आरोप लगता है कि फैमिली डिस्प्यूट
ऐसा उस पर कुछ आपके विचार? ये क्या मतलब, कुछ तो। जो बीत गया है जी, वो, जो बीत गई सो बात गई। क्या बात। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अकथ्य है, अश्रव्य है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे सुना भी नहीं जा सकता, और अशिव है, अशोभन है, मिथ्या है, क्या बात है। जो शोभनीय नहीं है, बिल्कुल। जिसमें शिवत्व नहीं है, और जिसमें शिवत्व नहीं है वो सच भी नहीं है। क्या बात। तो जो झूठ था पिछले 30, 35, 40 वर्षों का, इस संस्था का जो दौर सरासर झूठ था, उसको भूल जाने में ही भलाई है। उन लोगों ने बचाए रखा भूखंड को, इस पर मल्टीप्लेक्स नहीं बन गया, यही पर्याप्त है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। क्या बात। कितने सादगी और कितने संभाव से ये कह दिया। जैसे अमिताभ भट्टाचार्य एक बात कहते हैं कि बनारस के लोगों में एक ख़ास बात है, ये जायदा। ये शायद पूरे विश्व में एनसीआर जैसे शहरों में नहीं मिलता। हमारे भीतर अवॉइड करने का तत्व तो होना चाहिए ना जी। ये जायदा जो कुछ लोग ऐसे और हैं बिल्कुल जिनको बनारस के मुंह से जायदा सुनना बाकी है। वो जायदा हो जाए, देखा जाए कब होता है। बिल्कुल, क्या बात है भैया। जैसे अब संस्था की जो आप प्रधानमंत्री पद पर अभी नवनियुक्त हुए, उसमें, उस चयन में, उस दौरान जो भी मुश्किलात आए या जो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसे आप कैसे सहज भाव से कैसे हैंडल कर रहे हैं? इस पे कुछ आपके विचार हैं? क्योंकि किसी भी संस्था का प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है, और वो सेवा शायद कई ऊर्जा मांगती है। इस सवाल का जवाब जो है जी। सीधे सीधे दे पाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, अब जैसे अच्छा वैसे। ये मेरे पास काम भर की भी ऊर्जा नहीं है। जी मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। जी जैसे हाथी होता है तो मैं अपने ही वजन से, अपने ही मनोवेगों से पराभूत होकर जी श्लथ और निढाल पड़ जाता हूँ। जी लेकिन मुझसे प्यार करने वाले लोगों का एक समूह है, जिसमें मेरे नाटक के साथी हैं, जी जिनको मैंने नाटक करना सिखाया है। हैं तो ससुरे शिष्य, जी लेकिन साथी के पद पर आसीन हैं। जी स्वाति हैं, नंदिनी, तापस, जो शिष्य और साथी बन गया है लेकिन है साला मेरा बेटा। तो ऐसे लोग हैं। और ऐसे ही मेरे मित्र हैं, युवा गायक आशीष मिश्र। जी। साला कहने के लिए मित्रों मैं माफ़ी चाहता हूँ। बनारस में बहुत प्यार भरा संबोधन है ये। आशीष मिश्र हैं, जेपी शर्मा जी हैं, सभा के सहायक मंत्री हैं रामावध मिश्र जी, तमाम नाम लेने पड़ेंगे। जी। मेरे मामा लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है। मेरे मामा व्योमेश के मामा नहीं हैं, उनका अपना बहुत स्वयंभू सार्वजनिक सर्जनात्मक व्यक्तित्व है। जी तो मैं कभी अकेला नहीं पढ़ता, जी मुझे अकेलापन पसंद भी नहीं है। जी मैं बहुत सामूहिक किस्म का व्यक्ति हूँ, बहुत सार्वजनिक, लेकिन जब भी अकेला होता हूँ तो मतलब सार्वजनिकता के तकाजे से ही अकेला होता हूँ। क्या बात है। जैसे कुछ काम करना है जो अकेले किया जा सकता है, तो अकेले करके इसलिए संपन्न कर देना है उस काम को कि ये काम फिर से भीड़ में जाएगा, फिर से लोगों के बीच में सराहा जाएगा। जाए। जैसे रचना है, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आलोचना है। बिल्कुल। तो एक बहुत सारे लोग हैं। जी। असल में आप बड़ा काम अकेले कर ही नहीं सकते। मैं यही बोलने जा रहा तो जो मेरा फेवरेट टैग लाइन है मेरी, कि अगर आप कर रहे हैं बड़ा होगा तो अपने आप लोग हो जाएंगे, जी। और अगर लोग नहीं हैं जी। तो आप जान लीजिए कि काम छोटा है। तो मुझे बहुत सारे लोगों की मदद मिल रही है। जी। मेरे मित्र हैं बहुत सारे, तो ऐसे मित्र हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं इस देश के जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता। क्या बात हाँ, नाम लेने से शायद अच्छा ना हो, है। वो मेरे
बहुत। ये बहुत बड़ी बात है भैया। ये इसका बस ये इन सब का जो आपका जो मृदुभाषी है, ये आपका जो स्वभाव है, इसी के कारण है। और कोई दूसरा जो है हथियार या और कोई दूसरी औषधि नहीं, जबान और भाषा ही है, और क्या है। मैं बहुत सारे वादे वगैरह तोड़ता रहता हूँ लिखने पढ़ने के, बोलने के, अच्छा। बतियाने के। आज ही आप लोगों को इतना इंतज़ार करा दिया, लेकिन ये सब ना मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरी कार्यशैली का हिस्सा है। ऐसा नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि इतनी देर परिस्थितियों की वजह से हो गई तो ये पूरा सच होगा। अगर परिस्थितियों का उसमें रोल था तो मेरे आलसीपन का भी रोल है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे लोगों ने और सब लोगों ने उनकी सीमाओं और बुराइयों के साथ स्वीकार किया है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो सहिष्णुता और उदारता है हमारे में, यही हमारे उत्तर जीवन का, हमारी जिजीविषा का, हमारे अमरत्व का कारण है। क्या बात है। तो इतना बड़ा ये चलता फिरता आप सही में गद्य चलता अरे फिरता क्या एक बात। संगीत भाई। नहीं सही बात है भैया। आप जिस प्रकार से उपमा तैयार करते हैं, जिस प्रकार मैं से, तो ऐसे ही कह गया बस कि उदार बने रहना है। कुल मिला के मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको दूसरों से सिर्फ उनकी खासियतों से प्रेम नहीं करना है, उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनको भी स्वीकार करने का धीरज बरतना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम मित्र धनी होंगे, हमारे पास दोस्तों का एक कलेक्शन होगा, और वो दोस्त जो है उधार देने से लेकर के प्रेम में मदद करने तक और बारात से लेकर श्मशान घाट तक आपके काम आएंगे। तो ये लड़ाई जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाला एक बहुत दिलचस्प सिलसिला है, जिसमें सभा किसी मील के पत्थर की तरह खड़ी है। हमारी नागरिक प्रचारणी सभा, हम इसका काम करेंगे और फिर आने वाली पीढ़ियां करेंगी। वो आएंगी तो सोचेंगी कि ये कौन सा पत्थर है, ये कौन सा फूल है, इसको कौन लगा के गया है, पता नहीं हमारा नाम होगा कि नहीं। नहीं ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भैया। और एक मेरा जो सबसे पसंदीदा भी सवाल है कि जैसा कि कहा गया है कि बनारस की मिट्टी में कुछ है, ये रहस्य है, और ये ऊर्जा है, ये कलाकार पैदा करता है, तमाम तरह की उपमाएं हैं, और ये रहस्य अभी तक बंधा हुआ है। ऐसा क्यों ये सबके साथ? किसी का ये शायद ये रहस्य किसी किताब में खुलता है, शायद ये रहस्य किसी संगीत में खुल जाता है, शायद ये रहस्य किसी की रचनाओं में उतर जाता है। ये क्या है, या ऐसा क्या है इस शहर में कि जो इतनी बड़ी संस्था को अभी तक जीवित रखा है, चाहे अराजकता के बावजूद भी ये जीवित है? और ये भी कहा गया है कि शहर में 12 की 14 पुस्त से ज़्यादा कोई राज नहीं करता, और ये भी जो एक मिथ है, और मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक सच है, लेकिन ऐसा कहा गया। मित्रों, ऋषभ जी, अगर आप इस पॉडकास्ट में जी इस बातचीत में बनारस का ज़रूरत से ज़्यादा गुणगान करेंगे जी तो बनारस के बाहर के जो साथी है जी वो इसको कम पसंद करेंगे। जी तो बनारस में एक बात तो है, बनारस की मिट्टी में कोई जादू है। जी और मित्रों, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, विशिष्ट किस्म के नागरिक बहुत पैदा हुए बनारस में, लेकिन एक से बढ़ के एक चोर, डाकू, बदमाश और ठग भी बहुत हैं। जी। तो ऐसा मत मान के चलिएगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा है यहाँ। यही नागरिक प्रचारणी सभा, जब इसका पतन हो रहा था तो कोई बनारस वाला बोलने के लिए सामने नहीं खड़ा हुआ। जी, एक पहलू ये भी है हाँ, कहानी का। बिल्कुल। ये भी लेकिन बनारस बहुत महान है, और उसको महान बनाते हैं यहाँ के लोग। तो वो लोग महान हैं। मेरा यही बनारस की नई पीढ़ी से निवेदन है कि ऐसा काम करिए जीवन में कि बनारस छोड़ के जाना ना पड़े। जाइए मत, बनारस में रोज़गार बनाइए, बनारस में नौकरी खोजिए, बनारस में नहीं है तो उसको पैदा करिए। एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। गाड़ी वाड़ी ज़्यादा मत खरीदिए कि बनारस में जगह कम है, पैदल चलिए, छोटा सा शहर है। बहुत बड़ी बात कह गए भैया, बिल्कुल। 2 बाई 2 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है आपका। जाके बाहर रहिए ना, बहरी अलंग आ जाइए। शहर में तो पैया पैया चलिए, क्या बात नहीं चल पा रहे हैं तो फिर कोई गाड़ी भी कर लीजिए, ऐसा अपराध नहीं है। बढ़िया खाइए पीजिए, लोगों को खिलाइए पिलाइए, अपव्यय मत कीजिए।
लेकिन कंजूस भी मत बनिए। तो ये शहर जो है बुद्ध का दिखाया जो रास्ता है मध्य मार्ग का, उस पे चलने का शहर क्या है। बात। भले इसके आराध्य महादेव हों, काल भैरव हों, रास्ता बुद्ध का लेना चाहिए। क्या बात। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या बात। तो अति नहीं करनी है तो बनारस स्वीकार कर लें। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज हम लोगों ने इतनी बातें की काशी नागरिक उच्चाणी सभा के जो शुरू से लेकर अंत तक की जो भी घटनाएं हुए, जो भी तमाम तरह के जिस तरीके के रहस्य और जिस तरीके की मिथ जो थी कि ये है वो है, तमाम तरह के भैया ने बहुत सी बातों को रहस्य में खोला। और अंतिम में एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस प्रकार तीर्थ करने जाते हैं, भैया की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि विश्वनाथ मंदिर भले न जाइए लेकिन शायद नागरिक उच्चाणी ज़रूर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ की किताबों को टटोलिए। अब वो वैसी बात नहीं रह गई कि आप कोई भी किताब मांगेंगे आपको किसी और मतलब तमाम तरह के लिखा पढ़ी से गुजरना होगा। पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है कि आप आइए, जो इच्छा हो आपकी, जैसी भी किताब हो, पुरानी पांडुलिपि देखना चाहते हो आप, वो मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहते हो, भैया से संपर्क कीजिए, मिलिए, वहाँ जो भी संभव हो कीजिए। बनारस को समृद्ध बनाइए, इस सभा को समृद्ध बनाइए। अंतिम में कबीर की एक पंक्ति, एक दोहे मुझे याद आते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।